हेलो, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप एलटी ग्रेड, जेआरसी और जीडीसी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जीएस की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जीएस जो है एलटी ग्रेड परीक्षा और जीडीसी और जेआरसी परीक्षा के में पूछे जाते हैं और ये सभी विषयों के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देख रहे हैं, क्या करें मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो आपको पहले सवाल का उत्तर बताना है। ए कह रहा है कि पूर्व आर्य, बी कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल, सी कह रहा है कि मौर्य काल और डी कह रहा है कि कुषाण काल से। तो अगर हम मूर्ति पूजा के आरंभ की बात करें तो इसका उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा। पूर्व आर्य जो है काल से ऐसा माना जाता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्यकाल से ही माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण जो है अनेक सिंधु पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां तथा मोहरों से के चित्र से जो है हमें मिलता है। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर जो है संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? ये आपको बताना है। ए करे विस्क, बी करे कनिष्क, सी करे समुद्रगुप्त और डी कह रहा है कि अगाथो क्लीज। तो किसके सिक्कों पर जो है संकर्षण और वासुदेव इन दोनों के चित्र जो है वो अंकित हैं? तो ये दोनों चित्र अंकित हैं। विकल्प डी हो जाएगा। अगाथो क्लीज में अंकित हैं। अफगानिस्तान के एक खानम से अगाथोक्लीज के सिक्के प्राप्त हुए थे, जिस पर वासुदेव, कृष्ण और संकर्षण बलराम के चित्र जो है अंकित हमें मिलते हैं। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहे हैं कि अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो आपको बताना कि जो अकबर के समय की सैन्य कालीन व्यवस्था थी, सैन्य व्यवस्था थी, वो किस पर आधारित थी? ए कह रहे कि मनसबदारी, बी कह रहे जमींदारी, सी कह रहे कि सामंतवादी और डी कह रहे कि आईन ए दहला साला। तो आइन ए दहसाला। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो अगर हम तीसरे की बात करें तो इसका सही उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा? वो ए सही हो जाएगा। अकबर ने 1573 में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया था, जिससे सेनापति अपने घोड़ों को न बदल सकें अथवा एक घोड़े को दो बार प्रस्तुत न कर सकें। इसके पश्चात 1574 और 75 में अकबर ने मनसबदारी के आधार पर भी अपनी सैन्य व्यवस्था को संगठित किया था। तो विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये आपको बताना है। ए करके सी आर दास, बी दादा भाई नरोजी, सी तिलक और डी करे कि गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको बताना कि महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। विकल्प डी सही होगा। अगर हम गोखले की बात करें तो गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायपरता में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुत्थान राजनीतिक उत्तेजना के बाउंडरों में नहीं हो सकता है, बल्कि साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करने से हो सकता है। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर के गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, एक किससे जुड़ा हुआ है? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी वैयक्तिक सत्याग्रह और डी कह रहे कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको बताना कि जो ये कथन है किस से जुड़ा हुआ है, किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसका विकल्प डी जो है उत्तर क्या होगा? सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को उसके भारत छोड़ो प्रस्ताव के कतिपय संशोधनों के बाद जो है पास किया गया था। इसमें गांधी जी के द्वारा जो है दिया गया वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ, ऐसा गांधी जी ने कहा था। हो सकता है कि नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव जो है वो अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। तो ये कथन जो है वो गांधी जी से भी जुड़ा हुआ है और गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन से। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 6वें की। कह रहे कि कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? आपको ये बताना है। ए करें कृष्ण योजना, बी करें कि बेविल योजना, सी माउंटबेटन योजना और डी करें कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका सही उत्तर जो है वो बताना है। तो ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। माउंटबेटन योजना जो है सही होगा।
माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया था। लगभग 2 माह तक वार्ताओं का दौर चला। इसके बाद माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः उन्होंने इटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की जो है एक योजना तैयार की, जिसे हम माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं या उस नाम से जाना जाता है। तो विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। 7वें सवाल पर आते हैं। 7वें सवाल में कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से एक कौन सी स्थिति नहीं है? तो कौन सी एक सही स्थिति जो है वो नहीं आपको बताना है। ए करें कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। बी करें कि राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। सी करें कि वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय यह है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। और डी करें कि अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पद का निर्वाह करेगी। तो आपको बताना कि कौन सी स्थिति जो है इसमें से वो सही नहीं है। तो विकल्प ए जो है ये सही नहीं है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये स्थिति सही नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति शासन राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। इतनी बात तो आपको पता है। भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने की स्थिति में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की ऐसी कोई भी व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था नई सरकार का गठन होने तक वही मंत्रिपरिषद जो है कार्य करती है। इसलिए विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। 8 नंबर सवाल में कह रहा है कि भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए व्यवस्था की गई है। ए करेक्ट अनुच्छेद 330 में, बी करेक्ट अनुच्छेद 331 में, सी करेक्ट अनुच्छेद 332 में और डी करेक्ट अनुच्छेद 333 में। तो आपको इसका सही उत्तर जो है वो आ, बताना है सवाल नंबर 8वें का। तो 8वें सवाल का उत्तर जो है विकल्प आपका ए जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 330 में की गई है, जबकि ऐसा ही राज्यों के विधानसभाओं के संदर्भ में अनुच्छेद 332 द्वारा इसका प्रावधान किया गया है। बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? जी नहीं है, सम्मिलित है, ये आपको बताना है। एक कह रहे हैं, पहला कह रहे हैं कि जिला पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत, सी कह रहे ग्राम पंचायत और चौथा कह रहे कि नगर पंचायत। आपको नीचे दिए गए कूट में से इसका सही चयन करना है कि कौन जो है वो संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। ए करे केवल 1 और 2, बी करे कि केवल 1, 2 और 3, सी करे कि 2, 3 और 4 और डी करे कि सभी चारों। तो आपको 9 नंबर प्रश्न का जो है वो सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3 सही होगा। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सम्मिलित है। जबकि 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम के गठन का प्रावधान किया गया है। इसलिए विकल्प जो है बी, इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। नगर पंचायत की अगर बात करें तो इसके लिए 74वें संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई है, और जबकि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है व्यवस्था की गई है। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 10 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 10 में कह रहे हैं कि तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? ए कह रहे हैं कि अकार्बनिक अम्ल, बी कह रहे कार्बनिक अम्ल, सी कह रहे फिनाल एवं फ्लेवोनाइड के कारण और डी कह रहे उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको 10 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। फिनाल एवं फ्लेवोनाइड के कारण जो है ऐसा होता है। तुलसी जो है आसिसम सैक्टस एक औषधीय पौधा है। इसमें जो है महत्वपूर्ण फाइटो रसायन पाए जाते हैं, जो कि अपने प्रदाहनाशी तथा प्रति ऑक्सीकारक गुणों के कारण विभिन्न गंभीर रोगों से जो है वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। तुलसी के पत्ते के अर्क में जो है वो फ्लेवोनाइड, सैफोनिन, ग्लाइकोसाइड, फिनॉल आदि उपस्थित होते हैं, जो इसके औषधि गुणों में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। इसलिए विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। ए कह रहे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, बी कह रहे कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, सी कह रहे कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु और डी कह रहे कि संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो कौन सा इसमें से सम्मिलित जो है सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है 11 नंबर सवाल में। तो विकल्प इसका सी जो है आपका सही हो जाएगा। ये जो है वो सुमेलित नहीं है।
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में नहीं बल्कि कर्नाटक में अवस्थित है, अतः जो है यह इसमें असंगत है। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं कि भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? ए करके 1862 में, बी 1542 में, सी करके 1601 में और डी करके 1880 में। तो आपको इसका सही उत्तर जो है 12 नंबर प्रश्न का बताना है। तो इसका अगर सही उत्तर देखें तो विकल्प ए हो जाएगा 1862 में इसका उत्तर जो है वो सही होगा। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट द्वारा भारत की तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी उसने निजी और प्रेसिडेंशियल बैंकों के से जो कागजी मुद्रा के निर्गमन का अधिकार ले लिया। तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम जो है वो कागजी मुद्रा जारी की गई जो 1 मार्च 1862 को प्रभावी हुई थी। इसलिए विकल्प जो है ए इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में क्या करे भारत सरकार ने किससे FERA को प्रतिस्थापित किया है? ए करे कि प्रतिस्पर्धा एक्ट, बी करे कि फेमा, सी करे कि एकाधिकार एक्ट और डी कह रहा है कि MRTP एक्ट। तो आपको सही उत्तर जो है इस 13 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो सही वाला क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका विकल्प बी जो है वो उत्तर सही हो जाएगा। फेमा द्वारा किया गया विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम जिसको फेमा कहते हैं, विदेशी विनिमय विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम के स्थान पर जो है 1 जून 2000 को से ये जो है प्रस्तावित किया गया था। तो फेमा जो है इस की जगह पर एक तरह से आप कहिए कि फेरा की जगह पर फेमा को जो है वो स्थापित किया गया था। 1 जून सन 2000 को प्रतिस्थापित हुआ था। तो विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में आगे करें कि निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? ये आपको बताना है। ए करे कि रावला नृत्य, बी करे कि डांडिया नृत्य, सी करे कि बधाइयां नृत्य और डी करे कि राय नृत्य। तो कौन सा नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है? तो डांडिया जो है वो संबंधित नहीं है। अगर हम डांडिया की बात करें तो डांडिया जो है वो गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है जो नवरात्र के समय किया जाता है। और डांडिया नृत्य का मूल रूप जो है जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये जो है एक तरह से क्या है, इसको एक तरह से जो है वो गरबा कहा जाता है। मूल रूप से इसको क्या कह सकते हैं? मूल रूप से इसको हम गरबा जो है वो कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। 15 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं? 15 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति समूह निम्न में से कौन सी है? ये बताना है। एक कह रहा है कि थारुंद्री, बी बुक्शा, सी गोंड और डी कह रहा है कि बनरावत। तो कौन सी जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? तो वो जनजाति आपकी गौड़ है। तो गौड़ जिसको कहते हैं विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं। करें निम्न देशों में से किसे जो है झीलों की वाटिका कहा जाता है? ये आपको उत्तर बताना है। इसका उत्तर बताना है झीलों की वाटिका। ए करे कि पोलैंड, बी करे फिनलैंड, सी करे कि नीदरलैंड और डी करे कि स्विट्जरलैंड। तो इसका उत्तर जो है आपको बताना है। तो देखो भाई इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। फिनलैंड को जो है वो झीलों का वाटिका कहा जाता है। आ, फिनलैंड को यहाँ पाई जाने वाली झीलों की अत्यधिक संख्या के कारण है झीलों की वाटिका भी कहा जाता है। इसे हजार झीलों की भूमि भी कहते हैं। तो विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न पर आते हैं। करें कि विश्व का धान जीन बैंक स्थित है? आपको ये बताना है। ए करे चीन में, बी फिलीपींस में, सी जापान में और डी भारत में। तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। फिलीपींस में इसका उत्तर सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय धान जीन बैंक अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान लास वनास फिलीपींस में स्थापित किया गया है और इसकी स्थापना जो है 1960 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? आपको ये जो है बताना है किसे स्वीप द्वीप कहा जाता है। एक है कनारी द्वीप, बी मदिरा द्वीप, सी फरो द्वीप और डी करे कि वेलिंगटन द्वीप। तो किसे जो है स्वीप द्वीप कहा जाता है ये आपको बताना है 18 नंबर सवाल में। तो ये कहा जाता है फरो द्वीप को। विकल्प सी उत्तर जो है इसका क्या होगा वो सही होगा। इसे ही जो है स्वीप द्वीप कहा जाता है। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि ए करे कि संकेत दुर्लभ है, बी करे कि एंटीना दुर्लभ है, सी करे कि वायु संकेत को शोषित कर लेती है और डी करे कि पृथ्वी की सतह वक्राकार है।
तो 19 नंबर सवाल का उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपका विकल्प डी हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी जो है की सतह जो है वो क्या है, वो वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत जो है एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते, क्योंकि सिग्नल पृथ्वी की सतह से न टकराकर आगे बढ़ पाए, जो है पृथ्वी की सतह से न टकराकर आगे बढ़ जाएंगे। तो विकल्प डी उसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 20 नंबर सवाल पर है, कहती खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, ए करे काल्पनिक और छोटा, बी करे कि काल्पनिक और बड़ा, सी करे कि वास्तविक और छोटा, और डी करे कि वास्तविक और बड़ा। तो 20वें सवाल का उत्तर देना है, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, काल्पनिक और बड़ा जो है इसका उत्तर सही होगा। खगोलीय दूरदर्शी से बना अंतिम प्रतिबिंब जो है आभासी, जिसको काल्पनिक और बड़ा होता है। चलिए सवाल नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर सवाल में करें कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। ए कहता है सेलुलोज, बी स्टार्च, सी प्रोटीन, और डी करे कि बीबीसी। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो है विकल्प आपका डी हो जाएगा, पीबीसी इसका उत्तर जो है वो सही होगा। जैव निम्नीकृत बहुलक वे हैं जिनका विखंडन जैविक प्रक्रियाओं द्वारा समय के साथ प्राकृतिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से हो जाता है। सेलुलोज, स्टार्च एवं प्रोटीन जैव निम्नीकृत बहुलक हैं। पीबीसी जैव निम्नीकृत बहुलक नहीं है, इसलिए जो है इसका विकल्प डी होगा वो सही हो जाएगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। आपको ये बताना है, ए करे कि राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी कोशिका झिल्ली, और डी करे कि सेंट्रोसोम। तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, माइट्रोकांडिया जो है इसका उत्तर होगा। माइट्रोकांडिया जीवाणु एवं नील रहित शैवाल को छोड़कर से सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका की कोशिका द्रव्य एवं माइट्रोकांडिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधी जो प्रारंभिक क्रियाएं होती हैं वो कोशिका द्रव्य में होती हैं, तथा शेष क्रियाएं माइट्रोकांडिया में होती हैं। चूंकि श्वसन क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइट्रोकांडिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 23। 23 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है। ए करे कि नियासिन, बी थायरॉक्सिन, सी करे कि रिबोप्लेविन, और डी कह रहा है कि पायरिडॉक्सिन। तो आपको बताना कि कौन सा जो है एक विटामिन इसमें नहीं है। सवाल नंबर 23 में तो जो इसमें विटामिन नहीं है वो आपका थायरॉक्सिन जो है इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। विटामिन बी 2, बी 3 तथा बी 6 के रासायनिक नाम क्रमशः राइबोफ्लेक्सिन, नियासिन तथा पायरिडॉक्सिन है। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। तो विकल्प बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। 24 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। ए करे कीटों के नियंत्रण हेतु, बी करे कि वानस्पतिक प्रसारण के लिए, और सी करे बीजों के अंकुरण हेतु, और डी करे कि खरपतवार के नियंत्रण हेतु। तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका जो है उद्देश्य की पूर्ति किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर जो है आपका बी से हो जाएगा, वानस्पतिक प्रसारण के लिए जो है इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। पौधों में गुटी लगाने का काम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक तकनीकी है जो वानस्पतिक प्रसारण हेतु किया जाता है। इसमें मूल पौधे से जुड़े रहने के दौरान हवाई तनों में जड़ों को विकसित होने दिया जाता है। वर्षा ऋतु में इसका इस्तेमाल नींबू, संतरा, अमरूद, लीची आदि के विकास में किया जाता है। बात करते हैं सवाल नंबर 25 की, कह रहे कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। ए करेक्ट 10%, बी 23%, सी 33%, और डी करें कि 53%। तो आपको बताना इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, 33%। बात करते हैं सवाल नंबर 26 की। सवाल नंबर 26 में क्या कह रहे कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था। ये आपको बताना है 26वें प्रश्न का उत्तर। ए करे 1976 में, बी करे 1980 में, सी करे 1983 में, और डी करे 1988 में। तो 26 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, 1900 कब 1980 में। तो इसका विकल्प बी जो है वो उत्तर आपका क्या होगा, वो सही होगा। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संसद द्वारा 27 दिसंबर 1980 को अधिनियमित किया गया। यद्यपि इसे 25 अक्टूबर 1980 की तिथि में से ही प्रभावी किया गया था।
बात करते हैं सवाल नंबर 27 की। 27 नंबर सवाल में कह रहे कि 5 इंद्रियों का बाग स्थित है। ए कह रहे कि डल झील के समीप, बी कह रहे महरौली के समीप, सी कह रहे कि शांत घाटी के समीप और डी कह रहे कि ऊटी के समीप। तो आपको 27वें प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा महरौली के समीप, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही होगा। इस बाग को फरवरी 2003 में 20 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया गया है, जो दिल्ली के पास है। सवाल नंबर 28 पर आते हैं। 28 नंबर सवाल में करें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? ए करें कि प्रौद्योगिकरण, बी नगरीकरण, सी कृषि का विकास और डी करें कि शिक्षा का प्रसार। तो आपको इसका उत्तर बताना है, इसका उत्तर सही क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो है विकल्प सी हो जाएगा, कृषि का विकास जो है वो इसका सही उत्तर होगा। बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों के आयात तथा अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव की तत्कालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से लेकर के 56 में कृषि सहित सिंचाई एवं जल परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता जो है में रखा गया था। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। करें कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण जो है कब हुआ था? जुलाई, ए करे जुलाई 1969, बी करे बी करे अगस्त 1971, सी करे कि मार्च 1981 और डी करे कि जुलाई 1991। तो इसका उत्तर आपको जो है वो बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई सन 1971 को किया गया था। तो विकल्प आपका ए जो है इसका क्या होगा? उत्तर सही हो जाएगा। 30 नंबर सवाल पर आते हैं। 30 नंबर सवाल में कह रहा है कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। ए करे कि निजीकरण नीति को, बी करे वैश्वीकरण नीति को, सी करे कि उदारीकरण नीति को और डी करे कि इन सभी नीतियों को। तो आपको इसका उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो है आपका विकल्प डी हो जाएगा। इन सभी नीतियों को, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देना, निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, इन तीनों नीतियों से संबंधित है। तो विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।